नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज। जैसे आप सभी जानते हैं, बुक वाइज एमसीक्यूज हमारी इस सीरीज के अंदर चल रहे हैं। धामी जी की पुस्तक से 9वीं क्लास आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। पूरी किताब को एमसीक्यू के फॉर्मेट में अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कत्यूरियों के प्रशासन को खत्म किया था और चंद वंश की शुरुआत करी थी। तो चलिए वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पे लास्ट वीडियो में छोड़ा था। आज का हमारा पहला सवाल है, अशोक चल के आक्रमण के समय कुमाऊं पर किस चंद शासक का अधिकार था? देखिए, पहला सवाल तो ये बनेगा कि अशोक चल ने कुमाऊं के ऊपर यानी उत्तराखंड के ऊपर, इसने कुमाऊं गढ़वाल दोनों पर आक्रमण किया था। अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया था? इसने 1191 में किया था। यह नेपाल का एक राजा था। नेपाल में मुख्य तौर पे पश्चिमी नेपाल का यह शासक था। वैरात कुल से यह आता था। ठीक है, इसके हमें यहां से त्रिशूल लेखों में इसका नाम मिलता है। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में यह अंकित किया गया, इसका हमें लेख मिलता है कि इसने 1191 में यहां पर अपना अधिकार किया था। ठीक है, जब ये यहां से वापस गया तो पुरुषोत्तम सिंह को अपना सामंत ये बनाकर गया था। ठीक है, जब इसने यहां पे आक्रमण किया उस समय कुमाऊं में चंद राजा नानकी चंद का शासन था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो नानकी चंद था ये 1177 से लेकर 1195 तक इसका शासनकाल माना जाता है। इसी के काल में अशोक चल का आक्रमण हुआ। अब देखिए, अशोक चल का आक्रमण कत्यूरियों के काल में हुआ, यह भी कई जगहों पर दिया गया है। उत्तराखंड के इतिहास में खासकर कत्यूरियों से कैसे चंद और पवारों की शुरुआत हुई, इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। ऐसा माना जाता है कि जब अशोक चल का आक्रमण हुआ तो चंद वंश तो स्थापित हो चुका था, लेकिन ये छोटे मोटे राजा थे यानी मांडलिक राजा थे। तो अशोक चल ने इनको यहां पे पराजित किया। उस समय मुख्य तौर पे जो कत्यूरी शासक था उसका नाम था साधुवर देव। इतना डीप में नहीं जाएगा, अगर चंदों से रिलेटेड पूछेगा तो चंद राजा का नाम पूछा जाता है, जिसमें आपने नानकी चंद को ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर कत्यूरी का पूछ लेगा तो साधुवर देव का नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल किसकी पुस्तक है? काफी इंपॉर्टेंट ये किताब है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, चंद वंश का संस्थापक कौन है? चंद वंश का संस्थापक है सोमचंद। सोमचंद के अलावा एक और राजा है जिसे चंद वंश का संस्थापक माना जाता है, इसका नाम है तोहरचंद। तोहरचंद चंद वंश का 23वां राजा था। ठीक है, कुछ विद्वान तोहरचंद को भी चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। इसको संस्थापक मानने की 2 इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, उनमें से एक का नाम है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। यह जो किताब है इसको W फ्रेजर ने लिखा है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। फ्रेजर इसमें हर्षदेव जोशी जो चंदों का प्रधानमंत्री था उसका विवरण देता है कि पहले चंद राजा का नाम हर्षदेव जोशी ने तोहरचंद बताया है। दूसरी किताब जिसमें तोहरचंद को संस्थापक कहा गया है उसका नाम है किंगडम ऑफ नेपाल। उस किताब को फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखा है। उसमें यह बताया गया है कि यहाँ का संस्थापक, चंद वंश का संस्थापक तोहरचंद था। अगर सिर्फ इन 2 लोगों के नाम लेकर पूछेगा तोहरचंद आप बताएंगे, साथ में हर्षदेव जोशी को भी याद कर लीजिए। अदरवाइज इसे संस्थापक नहीं माना जाता। ये आपका बिल्कुल सटीक है कि सोमचंद ही चंद वंश का संस्थापक था। लेकिन अगर पूछ ले कि उसके अलावा किसे माना जाता है, तोहरचंद इस वंश का 23वां राजा था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस चंद राजा ने छकाता परगना जीता और भीमताल में एक किले का निर्माण करवाया था? देखिए, छकाता परगना यानी जो नैनीताल के आसपास का इलाका है, इसी को पहले छकाता परगना कहा जाता था। नैनीताल को जीतने वाला और नैनीताल के भीमताल में किले का निर्माण करवाने वाला चंद राजा त्रिलोकचंद था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। त्रिलोकचंद ने लगभग 1296 से 1303 के बीच में शासन किया था। इसी ने उस समय कत्यूरी राजा कमजोर होने शुरू हो चुके थे। चंदों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कत्यूरियों की कमजोरी का इसने फायदा उठाया और छकाता परगना यानी नैनीताल के इलाके को उसने जीता और वहां पर भीमताल में किले का निर्माण करवाया। इसका जो ये टाइम पीरियड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के ये समकालीन था। क्वेश्चन
बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये पहला चंद राजा माना जाता है जिसने चंपावत के बाहर चंदों का विस्तार किया। इसने 12 मंडल का जो परगना था, पाली का जो क्षेत्र था, उनको भी जीत कर चंदों में मिलाया था। ठीक है, हालांकि ज्यादा समय तक उस पर कंट्रोल नहीं रख पाए चंद, लेकिन सबसे पहले इसी ने मिलाया था। खासतौर पे छकाता परगना आपने ध्यान रखना है। अगला, पहला चंद जिसने अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था वो कौन था? देखिए, चंद वंश का पहला शासक, इसका नाम है अभय चंद, जिसके विषय में हमें एक प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इसने अपने अभिलेख अंकित करवाए थे चंपावत के मानेश्वर नौले से। हमें इसका एक अभिलेख मिला है जिसमें इस राजा की लिखित जानकारी हमें मिलती है। तो पहला चंद राजा जिसने अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए वो अभय चंद था। अभय चंद का शासनकाल 1344 से 1374 के बीच का माना जाता है। ध्यान रखेंगे, पहला चंद राजा जिसका जिक्र अभिलेखों में हुआ है, इसे ही प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। इसी के अभिलेख को प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है चंद वंश का। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, पहला चंद राजवंश का शासक कौन था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करी थी? दिल्ली के सुल्तान से मुलाकात करने वाला पहला चंद राजा, इसका नाम था ज्ञानचंद। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है। कौन सा वाला ज्ञानचंद था? गरुड़ ज्ञानचंद था। दिल्ली जाता है, दिल्ली का सुल्तान उसे गरुड़ की उपाधि देता है। अब आपने इतना ध्यान रखना है कि वो गरुड़ ज्ञानचंद कौन सा वाला ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद प्रथम है या ज्ञानचंद द्वितीय है? तो ध्यान रखेंगे, गरुड़ ज्ञानचंद जिसे हम जानते हैं वो ज्ञानचंद प्रथम है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ज्ञानचंद प्रथम या गरुड़ ज्ञानचंद जो था, यह अभय चंद के बाद गद्दी पर बैठा 1374 में। कुछ स्रोतों में दिया है कि 1374 से लेकर 1378 तक ये अभय चंद के नेतृत्व में ही शासन कर रहा था, यानी उस समय पूरी शक्तियां इसके पास नहीं थी। 1378 में अभय चंद की मृत्यु के बाद ये प्रॉपर राजा बना और लगभग 1420 के आसपास तक राजा रहा। लगभग 45 सालों तक ये कुमाऊं की गद्दी पे रहा। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा इसी गरुड़ ज्ञानचंद को माना जाता है। दिल्ली जाने वाला पहला चंद राजा यही था, गरुड़ ज्ञानचंद, जिसे ज्ञानचंद प्रथम कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही इसको गरुड़ की उपाधि दी थी। चंद राजाओं का जो राज्य चिन्ह था वो गाय था। ठीक है, लेकिन ये जो ज्ञानचंद प्रथम था, इसका राज्य चिन्ह जो था, इसने अपना राज्य चिन्ह गरुड़ को बनाया था। ठीक है, गरुड़ के नाम से जाना भी जाता था, राज्य चिन्ह भी इसी को बनाया। इसके अलावा जैसे हमने सोमचंद के बारे में पढ़ा था कि सोमचंद क्या था? सोमचंद भगवान शिव का उपासक था। क्वेश्चन बनेगा, कौन सा चंद राजा भगवान विष्णु का उपासक था? मुख्य तौर पे जो चंद थे ये भी शैव थे, लेकिन गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान विष्णु का उपासक था। ठीक है, अगला, गरुड़ ज्ञानचंद के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनें। यहां पर कौन सा वाला सही है आपने बताना है। देखिए, पहला, यह सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाला चंद राजा है। क्या यह सही है आपका? सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला जो चंद राजा है वो गरुड़ ज्ञानचंद है। अभी हमने ऊपर देखा इसके बारे में, 1374 के आसपास से लेकर लगभग 1419-1420 तक लगभग 45 सालों तक ये शासन करता है। ठीक है, कुछ जगहों पर इससे भी लंबी अवधि दी गई है कि 1365 में इसने शुरू किया था, 1420 तक इसका शासन चला। मुख्य तौर पर जो ज्यादा माना जाता है वो 1374 से 1419 माना जाता है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, ये चंद वंश का पहला राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया। चंद वंश का पहला राजा जिसने इस उपाधि को धारण किया ये भी गरुड़ ज्ञानचंद था। ये भी आपका सही है। देखिए, पिथौरागढ़ के सैरा खड़कोट से हमें एक ताम्रपत्र मिला है। सैरा खड़कोट ताम्रपत्र इसको कहा जाता है। 1391 का ये ताम्रपत्र है। इस ताम्रपत्र में इसको राजा धीराज महाराज कहा गया है, यानी महाराज धीराज की उपाधि को इसने इसमें धारण किया है। ठीक है, इसके अलावा इसी जो सैरा खड़कोट ताम्रपत्र है, इसी में सौर के राजा विजय बम का भी उल्लेख है। विजय बम का इसमें उल्लेख किया गया है, लेकिन इसके साथ कोई उपाधि नहीं लगाई गई है। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद को महाराजा धीराज कहा गया है, इसने अपने लिए ये उपाधि लिखी है, लेकिन विजय बम के लिए कोई उपाधि नहीं है। विजय बम कौन था? सौर का शासक था। तो इसी से ये पता चलता है हमको कि सौर को जीतने वाला पहला राजा भारती चंद के अलावा कौन था? वो गरुड़ ज्ञानचंद था।
क्वेश्चन बनता है जैसे यहाँ पे तीसरा कथन है कि भारती चंद के अलावा गरुड़ ज्ञानचंद के सौर विजेता होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये वाला भी आपका सही है, क्योंकि इस ताम्रपत्र में सौर के राजा विजय बम को कोई उपाधि नहीं दी गई है। अब हमें कैसे पता चला कि विजय बम ही सौर का राजा था इसके काल में? इसका एक और ताम्रपत्र मिला था इस ताम्रपत्र से पहले का, मजेड़ा ताम्रपत्र। मजेड़ा ताम्रपत्र में विजय बम को राजा विजय बम कहा गया है, और जो बम राजा होते थे आमतौर पे वो उस समय सौर क्षेत्र में शासन करते थे। तो हमें ये पता यहां से जानकारी इससे ये मिलती है कि ये शुरुआत में सौर में शासन करता था, बाद में गरुड़ ज्ञानचंद ने इसको पराजित कर दिया था और अपना एज ए सामंत इसको यहां पर बनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा? क्वेश्चन हमने बनाया है कि भारती चंद के अलावा किस चंद राजा के सौर विजेता होने के साक्ष्य मिलते? सौर विजेता भारती चंद को माना जाता है, उसने डोटी को हराया था, सौर को जीता, सिरा को भी उसने जीता था। ठीक है, उसके अलावा या उससे पहले सौर विजेता किसे माना गया है? वो गरुड़ ज्ञानचंद को माना जाता है। इसके हमने दो ताम्रपत्रों से इसकी पुष्टि होती है। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र किसका है? गरुड़ ज्ञानचंद का। मजेड़ा ताम्रपत्र ये भी गरुड़ ज्ञानचंद का है। ठीक है, तो यहां पे पूछा था कौन सा सही है, सभी के सभी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला, प्रसिद्ध सेनापति नीलू कठायत का संबंध किस चंद राजा से था? काफी फेमस चंदों का एक सेनापति रहा जिसका नाम था नीलू कठायत। नीलू कठायत ज्ञानचंद प्रथम यानी गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सीधा सवाल बन जाएगा, नीलू कठायत का संबंध किससे है? तो ये चंदों का, विशेषकर किसका? गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद जब फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था, फिरोज शाह तुगलक ने उसे तराई का जो इलाका था वो प्रदान कर दिया था कि वो इलाका तुम्हारा हुआ, लेकिन वहां पर जो अधिकार था उसको खाली करवाना पड़ेगा। तराई क्षेत्र को खाली करवाने के लिए ज्ञानचंद प्रथम ने नीलू कठायत को वहां पर अधिकार करने के लिए भेजा था कि आप जाइए सेना लेकर और तराई पर चंद राज्य का अधिकार स्थापित करें। नीलू कठायत वहां पर जाते हैं और पूरे तराई को कुमाऊं में शामिल कर लेते हैं। इस चीज से प्रश्न होकर के गरुड़ ज्ञानचंद नीलू कठायत को एक उपाधि प्रदान करते हैं जिसे कुमैया खिल्लत कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा, कुमैया खिल्लत की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? नीलू कठायत को। किसने दी थी? गरुड़ ज्ञानचंद ने दी थी। ठीक है, जो ये खिल्लत की उपाधि होती थी, बेसिकली इसमें एक आपको विशेष प्रकार की पोशाक दी जाती थी। ऐसी प्रथा दिल्ली दरबार में चलती थी कि अगर आपका सम्मान राजा ने किया है तो आपको एक अलग तरह के कपड़े दिए जाते थे, उसमें आपको पगड़ी दी जाती थी और भी सारी चीजें जो पहनने की चीजें होती थी वो सब दिया जाता था। ठीक है, फेमस ये सेनापति इसलिए भी, एक तो इसने तराई को यहां पर जीत लिया, दूसरा इसकी हत्या जो करवाई थी वो इसी गरुड़ ज्ञानचंद ने करवाई थी। गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था श्री जस्सा कमलेखा। श्री जस्सा कमलेखा किसके दरबारी था? ये गरुड़ ज्ञानचंद का दरबारी था। ये नीलू कठायत से काफी ज्यादा चिढ़ता था, इसी के उकसावे पर ज्ञानचंद प्रथम ने नीलू कठायत की हत्या करवा दी थी। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, नीलू कठायत के पुत्रों की आंखें फुड़वाने का काम किसने किया था? इसी कमलेखा ने किया था। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माण या जीर्णोद्धार किसने शुरू करवाया था? देखिए, चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है इसका निर्माण या जीर्णोद्धार अगर आप कहेंगे, कुछ जगहों पर निर्माण दिया है, हालांकि मंदिर काफी प्राचीन है, उससे भी पहले से मौजूद है, तो जीर्णोद्धार यहाँ पे सही शब्द होगा। फिलहाल आपको जो भी एग्जाम में आए ध्यान रखेंगे, इसकी शुरुआत या इसके जीर्णोद्धार की जो शुरुआत करी थी वो करी थी उद्यान चंद ने। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। उद्यान चंद को कुछ जगहों पर ध्यान चंद भी लिखा गया है। 1420 से 1421 के दौरान छोटी सी अवधि में यह शासन करता है। चंपावत का जो प्रसिद्ध बालेश्वर मंदिर है उसके निर्माण की या जीर्णोद्धार की प्रोसेस को यह शुरू करवाता है, हालांकि पूरा हो नहीं पाता और उसी से पहले इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके शुरू किए गए काम को यानी मंदिर के जीर्णोद्धार को खत्म किसने किया? ये पूरा हुआ विक्रम चंद के काल में। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, उद्यान चंद के बाद आत्मचंद राजा बना, फिर हरिहर चंद राजा बना, वो भी छोटे छोटे समय के लिए राजा बने, फिर राजा बनता है विक्रम चंद और उसी के काल में मंदिर का जीर्णोद्धार पूरा होता है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, दिल्ली से मुबारक शाह के नेतृत्व में तराई क्षेत्र, जो तराई क्षेत्र का पूरा परगना था, उसके ऊपर हमला हुआ था इसी विक्रम चंद के काल में। क्वेश्चन बन जाएगा, तराई परगने में मुबारक शाह के नेतृत्व में किसके काल में हमला हुआ? आप कहेंगे विक्रम चंद। ठीक है, विक्रम चंद ने लगभग 1423 से 1437 तक शासन किया था।
अगला, समाज के समस्त जातियों की एक सेना बनाना किस चंद शासक ने बनाई थी? समाज के समस्त जातियों की एक सेना ये बनाई थी भारती चंद ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जो भारती चंद था ये चंद वंश का 35वां राजा था। भारती चंद ने 1437 से यानी विक्रम चंद के बाद शासन शुरू किया। लगभग 1450 तक इसने शासन किया। इसने डोटी के ऊपर आक्रमण किया था। सौर को तो जीत चुका था गरुड़ ज्ञानचंद, लेकिन वो भी स्वतंत्र हो चुका था कुछ समय के लिए बाद ही। डोटी जो था नेपाल का इलाका यानी कि जो था, उस पर हमला करने वाला पहला चंद राजा भारती चंद को माना जाता है। जो चंद राजा होते थे ये डोटी के अधीन ही शासन करते थे। डोटी इन सबके ऊपर था। डोटी पर हमला इसको करना था तो एक विशाल सेना इसको बनानी थी और उसीलिए इसने अपनी सेना में समाज के सभी जातियों को शामिल किया। ठीक है, तो एक तो आपने इसको ध्यान रखना है। इतनी बड़ी सेना लेकर इसने डोटी पर आक्रमण किया। डोटी अब काफी शक्तिशाली था चंदों के मुकाबले में, तो इसको डोटी को हराने में 12 साल लग गए। क्वेश्चन बनता है 12 वर्षीय युद्ध किस चंद राजा ने लड़ा था? वो भारती चंद था। डोटी के साथ इसने 12 वर्षों तक युद्ध लड़ा। अंत में जाकर भारती चंद जीत जाता है। चंद वंश स्वतंत्र यहां पे हो जाता है। ठीक है, 12 वर्षों तक इसने पूरा अपना घेराव डाला था डोटी के चारों ओर और अंत में डोटी को इसने पराजित कर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है चंद वंश का पहला स्वतंत्र राजा कौन था? वो भारती चंद था। सभी जातियों की एक सेना किसने बनाई? भारती चंद ने। डोटी से 12 वर्षीय युद्ध किसने लड़ा? भारती चंद ने। उस समय डोटी का शासक कौन था इसके काल में? तो जयमल, जिसे कुछ जगहों पर यक्षमल भी लिखा गया है। इसके बाद इसने सिरा को भी जीता। शौर के जो बम राजा थे उनको भी इसने दोबारा से हराया। ठीक है, अगला, नायक जाति का उद्भव किस चंद शासक के काल में हुआ? देखिए, नायक जाति का जो विकास हुआ या नायक जाति जो बनी ये आती है अस्तित्व में भारती चंद के काल में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 12 वर्षीय युद्ध के दौरान इन्होंने डोटी के चारों ओर अपना घेरा डाला हुआ था। पूरे के पूरे जो चंद सैनिक थे वो भी यहीं पर मौजूद थे। इसी दौरान जो यहाँ के आसपास के इलाकों की महिलाएं थी उनके साथ इनके अवैध संबंध बनते हैं, जिससे अवैध संतानें होती हैं। उन्हीं को कहा जाता है नायक जाति। क्वेश्चन बनता है नायक जाति की उत्पत्ति का कारण कौन थे? तो नायक जाति की उत्पत्ति का कारण चंद सैनिक माने जाते हैं। ठीक है, नायक जाति का उद्भव किसके काल में हुआ? भारती चंद के काल में हुआ। इसे भी ध्यान रखना है। ये जो महिलाएं होती थी इनको कटकाली कहा जाता था। नायक जाति के लिए कटकाली की संतानी भी कहा गया है, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, या कटकाली प्रथा यानी कि बिना विवाह के किसी भी महिला को अपने साथ घर में रख लेना, वो कटकाली प्रथा उस समय प्रचलित हुई। इसी के काल में भारती चंद के काल में उसी से आई अस्तित्व में नायक जाति, जिनके विकास के लिए बाद में कई सारे कार्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा किए गए। ध्यान रखना है किसके काल में उद्भव हुआ और इसके कारण कौन माने गए हैं? चंद सैनिक। ठीक है, अगला, कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धौनियान के साथ किस चंद राजा के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। कुमाऊं की एक प्रसिद्ध वीरांगना है जिनका नाम है भागा धौनियान। इनके एक प्रसिद्ध जो पवाड़े हैं वो आज भी कुमाऊं में गाए जाते हैं। इनके साथ द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है भारती चंद का। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। भारती चंद के पवाड़े भी कुमाऊं में काफी ज्यादा गाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रसिद्ध वीरांगना है भागा धौनियान, इनके भी। ठीक है, सिरा में भारती चंद ने अपना सामंत किसे नियुक्त किया था? देखिए, सिरा में जब भारती चंद ने डोटी को हरा दिया था तो सिरा का जो इलाका था, सिरा का इलाका यानी जो डीडीहाट वाला इलाका था, यहाँ पे शासन करते थे मल राजा। जो मुख्य पिथौरागढ़ वाला इलाका था उसे सौर क्षेत्र कहते थे, जहाँ पे बम शासक शासन करते थे। जो सिरा वाला इलाका था, डीडीहाट वाला इलाका, वहाँ पे मल शासक शासन करते थे। उस समय शासन कर रहा था कल्याण मल। कल्याण मल को पराजित कर देता है भारती चंद और अपने एक सेनापति डुंगरा बसेड़ा को यहाँ का सामंत बना देता है। तो डोटी को जीतने के बाद रतन चंद जो था भारती चंद का बेटा था, इसकी सहायता से भारती चंद ने सिरा को जीता, थल को जीता, सौर को भी जीता। कुछ जगहों पर दिया है कि ये सारे इलाके बाद में रतन चंद ने जीते थे। तो अगर पर्टिकुलर राजा का नाम आएगा कि किसने जीते, अगर भारती चंद विकल्प में ना हो तो रतन चंद को भी आपने ध्यान रखना है। सिरा में इसने अपने सेनापति डुंगरा बसेड़ा को यहाँ का सामंत नियुक्त किया था। हालांकि ये जो बसेड़ा लोग थे ज़्यादा समय तक यहाँ पे शासन नहीं कर पाए और बाद में मल शासकों का वापस से अधिकार सिरा पर हो जाता है।
बाद में इन्हीं मल राजाओं में एक और राजा होता है जिसका नाम था हरिमल, और इस हरिमल को पराजित करता है रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत, और पुरुषोत्तम पंत इसको हराने के बाद सिरा को अंततः कुमाऊं में यानी चंद राज्य में मिला देता है। तो ये पूरी कहानी है, ठीक है। अगला, चंदों का पहला भूमि बंदोबस्त किस शासक ने किया था? देखिए, चंदों का पहला भूमि बंदोबस्त ये किया था रतनचंद ने। रतनचंद भारती चंद का पुत्र था। अपने पिता के साथ कई युद्धों में इसने भाग लिया था। डोटी का 12 वर्षीय युद्ध भी माना जाता है, इसी की वजह से भारती चंद जीता था। उसके बाद जो उसने विजय प्राप्त करी थी, सिरा को जीता, सौर को जीता, उसमें भी इसका योगदान था, ठीक है। 1450 में भारती चंद ने अपने जीवित रहते ही रतनचंद को गद्दी पर बैठा दिया था और 1488 तक ये गद्दी पर रहा। जैसे हमने देखा कि सौर राजाओं को भी इसने हराया था भारती चंद ने। मुख्य तौर पे उसमें जो योगदान रहा, नेतृत्व करता, वो रतनचंद था। सौर क्षेत्र को जीतने के बाद इसने सौर क्षेत्र में पिथौरागढ़ वाले इलाके में भूमि बंदोबस्त करवाया। इसने कहां पर करवाया था? सौर में करवाया था। जो अधिकारी था भूमि बंदोबस्त अधिकारी, उसका नाम है जिंदा केरात। इसको भी ध्यान रखना है, जिंदा केराल किसका भूमि बंदोबस्त अधिकारी था? रतनचंद का, ठीक है। इसी ने सौर क्षेत्र में बंदोबस्त करवाया। इसी बंदोबस्त को पूरे उत्तराखंड में हुआ पहला बंदोबस्त माना जाता है, यानी उत्तराखंड में कहीं पर भी हुआ पहला बंदोबस्त वो था रतनचंद का, जो उसने सौर में करवाया था, ठीक है। अगला, डोटी में नागमल का विद्रोह किस चंद शासक के काल में हुआ था? देखिए, डोटी को हरा दिया था भारती चंद ने। जो नागमल था, जयमल के बाद जो गद्दी पर आया, या जिसने राजा बनना था, इसने कुछ ही समय में विद्रोह कर लिया था डोटी में। तो दोबारा डोटी पर आक्रमण करना पड़ा था किसे? रतनचंद को। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किस चंद राजा ने जुमला, बजांग और थल क्षेत्र पर अधिकार किया था? देखिए, कुछ जगहों पर जैसे मैंने आपको ऊपर कहा कि इन क्षेत्रों पे शासन करने का जो नाम आता है वो भारती चंद का आता है, लेकिन भारती चंद का मुख्य तौर पे डोटी विजय और साथ में सिरा और सौर विजय आती हैं। जो बाकी के इलाके थे, यह जुमला, बजांग और थल वाला इलाका, इसको जीतने का श्रेय जाता है रतनचंद को। इन इलाकों पर भी अधिकार कर लिया था किसने? रतनचंद ने कर लिया था। जो जुमला था, यहाँ का शासक उस समय जगन्नाथ भट्ट था। बजांग में खड़क सिंह मेहरा शासन कर रहा था। थल में सूर सिंह मेहरा शासन कर रहा था। इतना डीप में नहीं आएगा, लेकिन आपको फैक्ट पता रहेंगे तो कहानी पता रहेगी, और कहानी से आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। इन तीनों ने संधि कर ली थी आपस में ही, और तीनों ने एक साथ अधीनता स्वीकार कर ली थी रतनचंद की, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने फालदा कोट यानी खाती राज्य पर अधिकार किया था? देखिए, फालदा कोट यानी जो हमारा नैनीताल वाला इलाका है, ठीक है, छकाता परगना भी कहा जाता था। बाद में यहाँ पे खाती राजाओं ने अधिकार किया तो इसे खाती राज्य भी कहा जाने लगा। फलदा कोट भी इसे कहते थे। फलदा कोट यानी खाती राजाओं के राज्य पर अधिकार करने का काम कीर्ति चंद ने किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जो कीर्ति चंद था, यह रतनचंद का ही पुत्र था। इसने भी चंदों का विस्तार करना शुरू रखा। माना जाता है चंदों का सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ वो इसी कीर्ति चंद के काल में हुआ। इसने नैनीताल यानी जो फलदाकोट वाला क्षेत्र है जहां पे खाती राजा शासन कर रहे थे, उनको यहां पर हराया, और तराई का इलाका जो पूरा था नैनीताल समेत, उसे अपने अधिकार में फिर से कर लिया। जसपुर में कीर्तिपुर नामक एक किला भी इसने यहाँ पर स्थापित किया था। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कीर्ति चंद ने कई सारी विजयों को प्राप्त किया था। पाली पछाओं पर इसने आक्रमण किया। पाली पछाओं में कत्तूरियों का शासन था, उनको इसने हराया। और भी जगहों को इसने जीता, जिन्हें हम अभी आगे देखेंगे। अगला, चंदवंश के शासक कीर्ति चंद ने निम्न में से किन राज्यों व स्थानों को विजित कर अपने साम्राज्य में मिलाया था? ये क्वेश्चन एज इट इज आपसे पेपर में पूछा गया था। कीर्ति चंद के ही काल में काफी विस्तार हुआ चंदों का। इसने खगमरा कोट, शिवनरा कोट, कोटा खोटाली, इसके अलावा कैडरो बुरारो, इन सब इलाकों को जीतने का काम किया था, ठीक है। खगमरा कोट यानी जहां पर बाद में खगमरा का किला बना, उस वाले इलाके को जीतने का काम, उसे चंद राज्य में शामिल करने का काम किसने किया था? कीर्ति चंद ने किया था। कीर्ति चंद ने 12 मंडल परगना जो था, पूरा 12 मंडल परगना, इसमें आपका
खगमरा कोट इसी में पड़ता था, सिउंड्रा कोट इसी में पड़ता था, इसके अलावा विशोत कोट ये भी इसी में पड़ता था। इन सब जगहों को जीता, पूरे 12 मंडल जो परगना है उसको जीता। इसके अलावा कोटा कोटाली क्षेत्र पर भी इसने आक्रमण किया, उनको जीता। जो कैडरो बोरारो वाला इलाका था, टाली कुमाऊं वाले इलाके में, चंपावत के इलाके में, उसको भी इसने जीत लिया था। इन सब क्षेत्रों पर किसने अपना अधिकार स्थापित किया? आप कहेंगे कीर्तिचंद। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पहला चंद शासक जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया वो कौन था? पहला चंद राजा जिसने गढ़वाल पर हमला किया, इसका नाम भी कीर्तिचंद था। इसने पूरे कुमाऊं को लगभग चंद राज्य में शामिल कर लिया था। अब इसने किस ओर बढ़ना था? गढ़वाल की ओर बढ़ना था। तो जब इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, उसी के साथ ये पहला चंद राजा बन गया जिसने गढ़वाल को आक्रमण किया था। ठीक है, इसने गढ़वाल पर आक्रमण जब किया उस समय अजयपाल गढ़वाल का राजा था। अजयपाल को इसने पराजित कर दिया था। अगले ही साल अजयपाल ने वापस से आक्रमण किया कीर्तिचंद पर, और अब की बार दोनों के मध्य में संधि हो जाती है। देघाट को बॉर्डर नियुक्त कर दिया जाता है चंदों का और गढ़वाल का। ठीक है, कहा जाता है दूसरे युद्ध में अजयपाल जीता था। अब कीर्तिचंद ने आक्रमण किया जब, तो वो पहला कुमाऊं का राजा बना जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। अगले ही साल अजयपाल ने आक्रमण किया, तो अजयपाल पमार वंश का पहला राजा था जिसने कुमाऊं यानी चंदों पर आक्रमण किया था। ठीक है, सूर वंश के विद्रोही खवास खान को किस चंद शासक ने शरण दी थी? देखिए, शूर वंश का एक विद्रोही था जिसका नाम था खवास खान। 1541 से 1542 के बीच के लगभग यह जो दिल्ली में सूर वंश चल रहा था, उनसे भागता हुआ पहाड़ों में आया था, कुमाऊं में गया। कुमाऊं में उस समय किसका शासन था? कुमाऊं में माणिकचंद उस समय शासन कर रहा था। माणिकचंद ने 1533 से 1542 तक शासन किया था। ये जो विद्रोही था खवास खान, इसको दिल्ली की सेना ढूंढ रही थी, दिल्ली के सुल्तानों की सेना ढूंढ रही थी उस समय। ये भागता भागता पहुंचा माणिकचंद के दरबार में, और माणिकचंद ने इसे अपने दरबार में शरण दी। दिल्ली में उस समय सूरवंश का शासन था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और ये जो विद्रोही था ये सूरवंश का विद्रोही था। इस घटना का उल्लेख एक इंपॉर्टेंट पुस्तक में किया गया है। किताब का नाम है तारीख-ए-दाऊदी। तारीख-ए-दाऊदी में माणिकचंद का, खवास खान का, सूरवंश के विद्रोही का उल्लेख किया गया है। अब सवाल ये नहीं आता है कि किस पुस्तक में ये उल्लेख है, सवाल आया था कि चंद राजा माणिकचंद की बहादुरी का उल्लेख किस में है। अब दिल्ली के सुल्तान के विद्रोही को इसने वापस नहीं दिया, ये इसकी बहादुरी थी, तो इसकी बहादुरी का उल्लेख तारीख-ए-दाऊदी हमें देखने को मिलता है। यह पुस्तक जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार माना जाता है मध्यकाल का, अब्दुल्ला, उसकी है। ठीक है, अगला, खगमरा किले का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था? खगमरा वाला जो किला था जहां पर वो बनना था, उस जगह को पहले ही कीर्तिचंद जीत चुका था। खगमरा किले को बनाने का जो श्रेय जाता है वो भीष्मचंद को जाता है। भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण किया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अल्मोड़ा में इसने इस किले का निर्माण किया और अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने की घोषणा करी। इसने केवल घोषणा करी थी, इसके काल में राजधानी बन नहीं पाती है, उससे पहले ही इसकी मृत्यु हो जाती है, इसका निधन हो जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है खस सरदार खस गज वुडिंगा के द्वारा। वो इसकी हत्या इसी खगमरा के किले में कर देता है। राजधानी जो परिवर्तित होती है चंपावत से अल्मोड़ा के खगमरा किले में, या अल्मोड़ा राजधानी आती है, वो कल्याण चंद के काल में आती है, जहां से आगे सवाल हम अगली क्लास में जानेंगे। तो हमने भीष्मचंद तक यहाँ पे देखा, भीष्मचंद से और भी सवालों को देखेंगे जो पेपर में बने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।